92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य हिमांशु सिंह की लिखी कहानी डेड लेटर्स। उस बड़े से हॉल में चिट्ठियों के इमारत नुमा गट्ठर आसपास पड़े हुए थे और सामने सफ़ेद बोरे रखे थे। नीली स्याही से रंगे हुए सफ़ेद बोरों के पास ही टेबल पे बेतरतीबी से नीले ट्रे बिखरे पड़े थे। उन्हीं में से एक ट्रे को खंगाला तो देखा कि एक रंगीन लिफाफे पे पता नहीं लिखा है, बल्कि पते वाले कॉलम में लिखा है, डियर भगवान जी। डियर भगवान जी। ये पढ़ते ही मेरे मन पे अतीत की परतें वैसे ही गिरने लगीं जैसे किसी मुट्ठी में थामी हुई रेत गिरने लगती है। सिर्फ लिफाफा नहीं रह गया था ये अब मेरे लिए। अपने दिल और दिमाग की जिरह पे ध्यान न देते हुए लिफाफा खोल लिया मैंने। खत में लिखा था, डियर भगवान जी, मम्मी कहती हैं आप सब जानते हैं। मुझे मालूम है कि पापा आपके पास चले गए हैं। दादी रोज बताती हैं। भगवान जी, अगर पापा आपसे मेरे बारे में पूछते हैं तो उनको बता दीजिएगा कि मुझे एक नया क्रिकेट बैट चाहिए था। मम्मा ने पिछले क्लास टेस्ट के बाद भी बैट का प्रॉमिस पूरा नहीं किया था। पापा को भेज दीजिए ना भगवान जी। जब आप पापा को बैट के साथ भेजेंगे तो मैं और पापा साथ में क्रिकेट खेलेंगे। हाँ, बैटिंग पहले मैं ही करूंगा। हाँ, एक बात बताऊं, मैंने मम्मा को नहीं बताया था कि पिछले वीक जब वो मार्केट गई थी तो उनके मना करने पे भी मैंने घर पे कार्टून चैनल देख लिया था। जब पापा आएंगे तो उनको अपने नए वाले शूज भी दिखाऊंगा। एंड भगवान जी, दादी के साथ कल प्रेयर करते वक्त मैं वर्ड्स मिस कर गया था। बस होंठ हिलाता रहा और दादी को पता भी नहीं चला। सॉरी। अभी होमवर्क भी करना है। पापा को नमस्ते कहना। भगवान के नाम उस बच्चे के इस खत ने मेरे मन पे यादों के एक पुराने घाव को बेदर्दी से खुरश दिया था। इस खत के लिफाफे पे बड़ी लाल स्याही की मुहर लगी हुई थी, रॉन्ग एड्रेस। अरे, इससे भी सही एड्रेस हो सकता था क्या? उस बच्चे की चिट्ठी मेरे पास ना आती तो कहां पहुंचती? उस खत को खोलने से पहले ही लिफाफे पे भगवान जी पढ़ के अपने छोटे छोटे हाथों को जोड़े हुए सिंबू दिखाई दिया था मुझे। सिंबू, मेरा सिंबू, मेरा वो बेटा जो पिछले साल एक बीमारी से लड़ते हुए कहीं चला गया था, फिर कभी न वापस आने के लिए। मैं हमेशा इस कड़वे सच से लड़ता रहा कि अपने बेटे को कभी उसकी मनपसंद साइकिल तक नहीं दिलवा पाया। भगवान जी को चिट्ठी लिखने वाले इस छोटे बच्चे सौरभ की मांगें क्या मेरे लिए एक दूसरा मौका थी मुझको सिंबू की ख्वाहिश पूरी करने का? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य हिमांशु सिंह की लिखी कहानी डेड लेटर्स। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले दिबाकर को एक बच्चे की भगवान को लिखी चिट्ठी मिलती है। उसमें उसने भगवान जी को अपने स्वर्गीय पिता को वापस भेज देने को कहा है और साथ ही एक क्रिकेट का बैट भी। अब आगे। 6 महीने पहले जब मेरे लिए इस ऑफिस का पहला दिन था तो चारों तरफ खतों का अंबार देखा था मैंने। अपने 35 साल के जीवन में कभी एक जगह इतनी चिट्ठियां नहीं देखी थी। हाँ, पिछले कई सालों से नौकरी की तलाश में बैंक और सरकारी नौकरियों के न जाने कितने फॉर्म भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस जरूर आ रहा था। फिर सरकार की मेहरबानी से डाक विभाग में नौकरी तो लग गई, पर मेरी पोस्टिंग कर दी गई थी RLO, मतलब रिटर्न लेटर्स ऑफिस में। यहाँ वो चिट्ठियाँ रखी जाती हैं जिन पे न भेजने वाले का नाम होता है न उनका जिसे चिट्ठी भेजी गई होती है। ऑफिस के साथियों ने पहले ही दिन बता दिया था कि गुमनाम चिट्ठियों वाले इस दफ्तर में काम करना पोस्टमार्टम हाउस में काम करने जैसा है। इन सब गुमनाम खतों को डेड लेटर्स बुलाते हैं। डेड लेटर्स, चिट्ठियां जो मर चुकी हैं,
न कोई भेजने वाला है न कोई पाने वाला। सही कहते हैं सब, डेड लेटर्स, डेड ऑफिस, और उससे भी ज्यादा डेड साहब मैं, मरे हुए खत और मरा हुआ मैं। हर हफ्ते आखिरी दिन सारे डाकिये ऐसी चिट्ठियां दे जाते हैं और बस पीले वाले रजिस्टर में उनका रिकॉर्ड लिख के मेरा काम पूरा हो जाता है। बस यही एक काम है जो यहां थोड़ा सा जिंदा होने का एहसास करा देता है, वरना कई बार तो मरने की नाकामयाब कोशिशें कर चुका हूं मैं। अच्छा हुआ जो एक दिन ऑफिस में रीटा मैडम बोली, ए दिवाकर, तुम इन लेटर्स को सेंडर्स तक पहुंचाने के लिए मेहनत क्यों नहीं करते? ये देखो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट चैप्टर 8, जरा पढ़ो इसमें क्या लिखा है। आरएलओ के सारे लेटर 3 महीने में डिस्ट्रॉय करने होते हैं। और पढ़ो पॉइंट नंबर 3, पोस्ट ऑफिस का राइट है कि वो एड्रेस की डिटेल लेने के लिए चिट्ठी खोल के भी देख सकता है। तभी तो आज ऑफिस से छुट्टी होते ही बाजार पहुंचा और 1-2 दुकानों के चक्कर के बाद मेरे स्कूटर के कैरियर से एक बल्ले का हत्था बाहर झांक रहा था। अपने बेटे सिम्बू की साइकिल की हसरत जो उसकी जिंदगी में मैं पूरी नहीं कर पाया था, आज पूरी करने चल दिया मैं, उस बच्चे को उसका बल्ला देके जिसने उसे भगवान जी से मांगा था। अगले दिन दफ्तर से पहले मेरा स्कूटर विक्टर पब्लिक स्कूल के बाहर खड़ा था। अंदर पहुंच के एक टीचर को सारी कहानी बताई तो उसने कहा, सो स्वीट ऑफ यू, मैं सौरभ को एक गिफ्ट दे दूंगी। टीचर को बैट थमाने से पहले मैंने उसके एक किनारे पे लिख दिया, फ्रॉम पापा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य हिमांशु सिंह की लिखी कहानी डेड लेटर्स। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रिटर्न लेटर्स ऑफिस में काम करने वाले दिवाकर जी को एक बच्चे का भगवान के नाम भेजा गया खत मिला, जिसको पढ़ के उनको अपने गुजर चुके बेटे की याद आ गई। उस खत को पढ़ के उन्होंने उस बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर दी और एक क्रिकेट बैट उसके स्कूल पहुंचा दिया और उस पर लिखा, फ्रॉम पापा। अब आगे। उस दिन रीटा जी ने अपने हाथ से चिट्ठियों का एक गट्ठर उठा के मेरे सामने रख दिया था और मैं भी हिचकिचाते हुए अनमने ढंग से वो चिट्ठियां देखने लगा। वही मरी हुई चिट्ठियां। चिट्ठियां सिर्फ कागज का टुकड़ा भर नहीं होती। बचपन में जब पहली चिट्ठी लिखी थी तो खुद ही लिखी चिट्ठी दादी को खुद ही पढ़ के सुनाई थी। गांव की नहर के किनारे आम के बाग में सबसे पुराने पेड़ के नीचे बैठकर। दादी के बाद माँ को, हिंदी पढ़ाने वाली टीचर को, जबलपुर वाली पूजा दीदी को, क्लास में पढ़ने वाले शोभित को और अपने पापा के ट्रांसफर के बाद कॉलोनी छोड़ के गई शोभा को भी चिट्ठियां लिखी। कितनी रंगीन दुनिया है ना खतों की। आप स्याही से सफेद कागज पे कुछ उतार के पीले कागजों में कैद कर देते हैं। इनके लाल रंग के लेटर बॉक्स में पहुंचते ही आपसे जुदा होके इनका अपना सफर शुरू हो जाता है। फिर खाकी रंग पहने कोई डाकिया इनको पोस्ट ऑफिस ले जाके एक सफेद रंग के बोरे में भर देता है और कुछ देर बाद भूरे, लाल, नीले रंगों की मोहरें लगा के और रंग भर दिया जाता है। लेकिन इन सारे रंगों में सबसे ज्यादा खिला हुआ रंग वो मुस्कान है जो इन खतों को पढ़ने वाले के चेहरे पे आ जाती है। अच्छा हुआ मुझे उस दिन रीटा मैडम ने वो लिफाफे खोलने का मौका दिया था। इससे मुझे न सिर्फ इन मरे हुए खतों को बल्कि खुद को भी दोबारा जिंदा करने के लिए ताकत मिल गई थी। अब एक और खत को जिंदा करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास मेरा स्कूटर खड़ा था, जीबी रोड के मुहाने पर, वहां जहां बिजली के तारों पे वक्त रेंग रहा था। रिक्शे वालों के सवाल मेरी नजरों से टकरा रहे थे और इन सब के साथ सड़क के मुहाने पे ठहरी हुई बहुत सारी निगाहें, कुछ झिझक से झुकी हुई तो कुछ अनजान निगाहों को तलाशती हुई। जीबी रोड दिल्ली का वो हिस्सा है जहां पर मजबूरी का शिकार औरतें
अपने शरीर का व्यापार करती हैं। ऐसी ही कितनी निगाहों से लड़के आगे बढ़ते हुए कुछ देर बाद एक दरवाजे के सामने खड़ा था मैं। हाथ में एक पुराना लिफाफा था मैं, जिस पे पते वाले कॉलम में लिखा था रोशनी, 24 नंबर कोठी, जीबी रोड, दिल्ली। लिफाफे के अंदर रंगीन लेटर पैड के पन्ने पे लाल कलम से लिखी गई वो चिट्ठी, जिसमें सबसे ऊपर लिखा था 22 अगस्त, जमशेदपुर। प्यारी रोशनी, हरी मिर्च, काली मिर्च, लाल मिर्च बड़ी तेज, रोशनी बड़ी सीधी सादी, रिंकी बड़ी तेज। ये लाइन याद है तुझे? हमेशा मुझसे झगड़ा करते वक्त मुझको सुनाती थी। मैं इधर अच्छी हूं, अब जानती हूं तू अभी भी मुन्नी दीदी के पास होगी। बहुत मन करता है तुम सबसे मिलने को आऊं, पर तू तो जानती है ना कि अगर एक बार उधर आ गई तो दोबारा वापस आना, वहां से बाहर निकलना कितना मुश्किल हो जाएगा। आजाद हुए पंछी दोबारा पिंजरे के पास भटकने से भी डरते हैं रोशनी, और आजाद होने का मौका भी तो सिर्फ एक बार मिलता है। उस शाम अगर एनजीओ वाली मैडम के साथ मुन्नी दीदी ने देख लिया होता तो शायद आज यहां से चिट्ठी ना लिख पा रही होती मैं। तेरे साथ अंताक्षरी खेलना बहुत याद आता है। मैं हमेशा ट पे क्यों अटक जाती थी? तो अब किसके साथ हंस के गाना गाती है री? मेरी याद आती भी है तुझे? उस दिन तू भी तो सबके साथ आ सकती थी, कितना अच्छा रहता। सुन, मैंने सिलाई पे उल्टे फंदे चढ़ाना सीख लिया है। तू मिलने आएगी ना कभी? हम फिर से यहाँ 7 समंदर वाले गाने पे डांस करेंगे। मैं यहीं शक्ति एनजीओ के सेंटर पे सिलाई का काम करने लगी हूँ। अच्छा, एक बात बोलूं? मैं हमेशा जानती थी कि तू मेरी सुर्ख लाल वाली लिपस्टिक चुरा लेती थी। अगर आज ये चिट्ठी पढ़ने को मिल गई है तो फिर से वही लिपस्टिक लगा लेना। आखिरी लाइन में एक फूल बना के आगे लिखा था, तेरी प्यारी सहेली रिंकी। काम ज्यादा मुश्किल नहीं था। यहां रहने वाली महिलाओं के बच्चों को एनजीओ के जरिए पढ़ाने का काम कर रही गीतांजलि से पुरानी पहचान थी। गीतांजलि के जरिए मैं रोशनी तक पहुंची गया और उसे उसकी प्यारी सहेली रिंकी की चिट्ठी सौंप दी। हरी मिर्च, काली मिर्च, लाल मिर्च बड़ी तेज, रोशनी बड़ी सीधी सादी, रिंकी बड़ी तेज। यही कहा था मैंने उसे चिट्ठी देते वक्त। बता दिया था कि जमशेदपुर के शक्ति सेंटर पे रिंकी उसका इंतजार कर रही है। ये इंतजार सिर्फ रिंकी का नहीं था, बल्कि मेरे गांव में रहने वाले उन सभी दोस्तों का भी था जिनके साथ नहर में दूर तक कंकड़ फेंकने की शर्त लगाता था मैं, जिनके साथ बाग से अमिया तोड़ने जाता था मैं, जिनके साथ फलों के ठेले से बेर चुराता था मैं। आज रिंकी की चिट्ठी रोशनी तक पहुंचा के अपने गांव के दोस्तों तक पहुंच गया था मैं। लेकिन यहां से निकल के अभी एक जगह और बाकी रह गई थी जहां पहुंचना था मुझे। इस सफर में अभी रुकना नहीं था मुझे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य हिमांशु सिंह की लिखी कहानी डेड लेटर्स। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले दिवाकर को कुछ गुमनाम खत मिले हैं जिन्हें वो सही पते पे पहुंचा रहा है। आज भी एक और जगह एक खत लेके आया है वो। अब आगे 1 घंटा और 47 मिनट के बाद मैं खड़ा था मेहरौली के पास कुतुब मीनार के सामने। अतीत की ऊंचाई से रूबरू होने के लिए कितने सारे लोग आए थे वहां। हाथों में कैमरा, आंखों पे चश्मा और आसमान की ओर गड़ी निगाहों के साथ भीड़ जमा हो गई थी। इसी भीड़ में मेरी नजर संजू गाइड को ढूंढ रही थी। उस दिन दफ्तर में रिंकी का खत पढ़ लेने के बाद मेरा मन तो यही कर रहा था कि यहां रखे सारे खत पढ़ डालूं, हर लिखने वाले की किसी कहानी में अपना हिस्सा खोज लूं। फिर एकदम से एक इंटरनेशनल पार्सल मेल पे नजर पड़ी तो रहा नहीं गया। एड्रेस वाली जगह लिखा था संजू गाइड, कुतुब मीनार, दिल्ली। भैया ये संजू कहाँ मिलेगा? संजू
पूरा नाम बताएंगे? पोस्ट कार्ड के साथ एक पुरानी सी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर भी जुड़ी थी, जिस पे शायद वक्त ने आड़ी टेढ़ी लकीरें खींच डाली थीं। तस्वीर में एक विदेशी लड़की थी, साथ में एक हिंदुस्तानी लड़का खड़ा था और दोनों के पीछे यही आसमान के गालों को अपनी उंगली से छूने वाली कुतुब मीनार। ये शायद तस्वीर में जो है संजू, हाँ ये संजय, वो उधर उधर टिकट काउंटर के पास, वहीं जाइए, किसी से भी पूछ लीजिएगा। इस लिफाफे के अंदर देखा तो लंदन से भेजे गए इस पोस्ट कार्ड पे टूटी फूटी हिंदी में अपनी बात लिखी गई थी। खत में लिखा था, हेलो संजू, कैसा है तुम? डू यू रिमेंबर 2 साल पहले मैं दिल्ली आई थी अपने हिंदी लैंग्वेज स्कूल से घूमने, तो होटल में तुमसे मुलाकात हुआ था। मैं वही है, तुम्हारा साली मैडम। तुम्हारा फ़ोन नंबर मिलाई थी पर नहीं लगे। होटल से पूछा तो बताया कि तुम छोड़ के चला गया। एक ही बात कहना है तुमसे, तुम्हारा हिंदी सिखाया अभी और सीख गया है। तुम्हारे साथ बिताया हुआ टाइम हमको बहुत प्यारा लगा था, याद है? साथ में एक फ़ोटो भी हम खिंचाए थे, वो पोस्ट कार्ड के साथ लगा के भेज रही हूँ। आई एम श्योर यू आर स्टिल द सेम। साथ में 500 यूरो भी है। तुम कहते थे ना तुमको फोटोग्राफी का हॉबी है, उसके लिए कैमरा लेना था तुमको। आई होप दिस विल हेल्प यू। आई मिस यू सैली। इस लिफाफे पे पता तो अधूरा था, पर संजू के लिए सैली के इमोशंस जरूर पूरे थे। कुतुब मीनार के सामने संजू को सैली का लिफाफा थमाने के बाद मैंने भी अपने बैग से कुछ बाहर निकाल लिया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य हिमांशु सिंह की लिखी कहानी डेड लेटर्स। इस कहानी में अब तक आपने सुना आरएलओ यानी पोस्ट ऑफिस के रिटर्न लेटर्स ऑफिस में काम करने वाले दिबाकर को कुछ ऐसे खत मिलते हैं जिन पे पता पूरा नहीं लिखा होता। यह खत कभी सही जगह पहुंच ही नहीं पाए और दिबाकर यही काम करने चला है। लेकिन साथ ही साथ क्या उसकी अपनी बीती जिंदगी का ताना बाना भी सुलझ पाएगा? सुनते हैं आगे। एक और तस्वीर मेरे झोले में रखी पुरानी डायरी में छिपी हुई थी, मेरी और मेरे साथ स्कूल में पढ़ने वाली उसी शोभा की जिसे मैं कभी नहीं कह पाया आई मिस यू। मरे हुए खत मेरे अंदर कितने किरदार जिंदा कर गए थे। इन खतों को पढ़ के मैं इतना जान गया था कि बड़े नासमझ और बेअक्ल हैं वो लोग जो इनको मरे हुए खत कह के पुकारते हैं। एक जिंदा इंसान से कहीं ज्यादा जिंदगी छिपी थी इन खतों में। अगली सुबह जब दफ्तर पहुंचा तो देखा कि जिन खतों में जिंदगी ढूंढने लगा था, स्टाफ के लोग अब उनको पूरी तरह मारने की तैयारी कर रहे थे। दफ्तर में रीटा मैडम ने कहा, अभी अंदर मत आओ, देखो भी कितना काम बाकी है, सारे लेटर्स डिस्ट्रॉय करने हैं। मेरे पूछने पे उन्होंने बताया कि एक अभियान के तहत सारे सरकारी दफ्तरों की सफाई होनी है, चिट्ठियों को नियम के हिसाब से डिस्ट्रॉय किया जाना है। चिट्ठियों को ख़त्म करने वाली बात सुन के मेरी सारी खुशी काफूर हो चली, पर मैं जानता था कि जब सौरभ को यह क्रिकेट बैट मिलेगा तो उसके बहुत सारे सवालों के जवाब न मेरे पास होंगे न उसकी टीचर के पास, लेकिन अपनी हसरत के पूरा होने की एक किस्त तो कम से कम उसके चेहरे पे एक अदद मुस्कान तो ज़रूर सजा देगी। उस मुस्कान में मेरे अपने खो चुके बेटे सिम्बू का भी हिस्सा होगा। मैं जानता था कि जीबी रोड पे रिंकी को उसका खत पहुंचाने वाला अब तक कोई डाकिया गया ही नहीं होगा, पर आज खत पढ़कर एक पुरानी दोस्ती के रिश्ते की गर्माहट ने उसको खुशी दे दी होगी। संजू गाइड के कैमरे की ख्वाहिश भी उसकी लंदन वाली मेम ने पूरी की। अजीब है ना जिंदगी, हम ख्वाहिशों के पीछे भागते रहते हैं और कभी कभी ख्वाहिशें पूरी होने के लिए हमारा पता ढूंढती फिरती हैं। मुझे इस बात का फख्र था कि मैं इन ख्वाहिशों के सफ़र का एक छोटा सा हिस्सा बन गया था, पर आज
एक और फैसला लिया था मैंने, खुद से वायदा किया था। कंप्यूटर और स्मार्टफोन ने खतों के जिस सफ़र को थाम दिया है, उसे दोबारा जिंदा करूंगा। खत लिखूंगा फिर से, अपनी क्लास की हिंदी टीचर को, मौसी को जिन्होंने पहली बार पहाड़ा याद कराया, दीदी को जिसने घड़ी से समय देखना सिखाया, और उन सब लोगों को जिन्होंने मुझे एक बच्चे से एक मुकम्मल इंसान बनने में मदद की, और रीटा मैडम को भी, जिन्होंने अनजाने में ही सही पर बेनाम खतों को और मुझे भी जिंदा कर दिया था। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।